कभी कभी जिंदगी की तेज रफ्तार में जब हम अपना पीस ऑफ माइंड भूल जाते हैं तो हम फाइनली नेचर में चले जाते हैं। और नेचर में वहां पर सुंदर पहाड़, खामोश पहाड़, और जिस तरह से वहां पर पेड़ों की जो सरसराहट है, झरनों की गूंज है, उसको देखकर हम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और उसी नेचर को जब कोई कैनवस पर उतारता है तो वो कोई आम व्यक्ति नहीं होता, आम कलाकार नहीं होता। जब उसके जो ब्रश है, ब्रश से कैनवस पर कलर आते हैं, तो वो सिर्फ रंग नहीं होते, वो एक तरह से प्रकृति की आत्मा जो है उसमें से बोल रही होती है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में ऐसे ही एक हस्ती यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसी ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और रिनाउंड हैं और बहुत बड़े पेंटर हैं। उनके नाम अगर हम क्रेडिट्स की बात करें तो उनके पास उन्होंने बहुत सारा काम जो है वो पेंटिंग को लेकर किया है। प्यार से लोग उन्हें नेचर मैन के नाम से भी जानते हैं। और जब नेचर मैन का मतलब कि जो सिर्फ नेचर से प्यार करता है, और उनकी पेंटिंग्स का मुख्य थीम हमेशा नेचर रहता है, यानी कि सेंटर जो फोकस है उनकी पेंटिंग में, वो हमेशा नेचर की तरफ जो है वो रहता है। और इनका ये मानना है कि ये पेंटिंग में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते नई-नई चीज़ों को लेकर। ये अपने नेचर में हमेशा वहाँ पर विश्वास करते हैं और हिमालय से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर हिमालय के पास ही उसकी गोद में बसा हुआ ये प्रदेश है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ अट्रैक्ट करता है तो हमारे ये पहाड़, ये नेचर जो हिमालय में बसी हुई ये हमारा जम्मू-कश्मीर है, इसको लेकर। और ट्राइबल ज़िंदगी पर भी इनको काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो पहाड़ में रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इनको मुतासिर करती है। तो एक ब्रश से सिर्फ़ जो है ना एक रंग नहीं आते, एक तरह से आप अपनी एक कल्पना को साकार रूप जो है कैनवस पे देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ के गांधी की, जो बहुत ही जाने-माने कलाकार हैं, पेंटर हैं। आज हम उनके साथ इस पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे और जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे उनकी इस पूरे सफ़र के बारे में और उनकी इस कला के बारे में और इसके पूरे पीछे की जो उनकी जर्नी है, और साथ ही साथ उनकी थॉट प्रोसेस के बारे में। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, नमस्कार। अरुण हाँ, बड़ी देर मेरी इस बारे में सोच भी रहा था, शायद आपसे भी बात की थी कि काफ़ी समय से जब मैं भी काम कर रहा हूँ, कहीं न कहीं जब भी कुछ ऐसे ओकेशंस होते हैं, मैं हमेशा आपको वहाँ पर देखता था। अ, ख़ास करके आर्ट से जुड़े हुए जो भी आपके इवेंट हुआ करते थे, चाहे किसी के इवेंट, लेकिन आप भी वहाँ मौजूद रहते थे, क्योंकि आप कला प्रेमी हैं, तो ज़रूर वहाँ पर आप होते थे। फिर आपकी पेंटिंग्स को भी देखता था, तो एक चीज़ साफ नज़र आई कि जो नेचर है ना, वो हमेशा आपका एक सेंटर ऑफ थीम हमेशा रहा है। तो ये चीज़ जानना चाहूँगा कि सबसे पहले वो जो नेचर मैन नाम आपको दिया गया है, एक तरह से आपको लोग बड़ा पसंद करते हैं नेचर मैन, ये कैसे मिला? ये ऐसा है कि वो नेचर मैन मेरे को नाम मैं खुद से नहीं दिया, ये आप लोगों का मीडिया का योगदान है। आपने बहुत सारी इंट्रोडक्शन इतनी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन दी मेरे को। अभी क्या है कि आर्ट का सिनेरियो एकदम एकदम चेंज हो गया पूरी इंटरनेशनली। आर्ट एकदम नेचर से लेके रियलिज्म, सेमी रियलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट, सेमी एब्स्ट्रैक्ट से लेके अभी एक्सपेरिमेंटल आर्ट होता जा रहा है। आपको इंटरनेशनली आप देखेंगे ना, उसमें बहुत कम जब पेंटिंग है आपको नेचर के साथ मिलती जुलती दिखेंगी, जहाँ रियलिज्म कहीं दिखेगा। जी। तो वो क्या है कि टाइम के हिसाब से सब चीज़ें चेंज होती गई। तो मेरा जो मानना है कि मैं जब जैसे आप नेचर एक लवर या नेचर मैन के नाम से मेरे को बोल रहे हैं, मैं बचपन से मैं पतिताप मेरा एक फेवरेट डेस्टिनेशन होता था। तब मैं मेरा आर्ट से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था। मैं स्कूटर पे, बाइक पे दोस्तों के साथ बाहर जाना, जी। मस्ती करके फिर वापस आ जाना। तो जो देवदार ट्रीज़ हैं, जो देवदार ट्रीज़ है, वो मेरे को मालूम नहीं था कि मैं उसको इतना एन्जॉय करता था कि इतने साल के बाद वो मेरा एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। तो उसी को पेंट करने लगा। तो पेंट करते-करते अभी इतने साल हो गए। तो मेरा ये मानना है कि उस ईश्वर ने, उस खुदा ने जो नेचर इतनी खूबसूरत बनाई है, जी। जैसे मैं एक्सपेरिमेंटल आर्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो पेंटिंग में आर्टिस्ट तो बोलते हैं कि मैंने ये नेचर से इंस्पायर होके बनाया। देखिए कैनवस के ऊपर कुछ दिखता नहीं है ना? तो कई बार तो बहुत अगली पेंटिंग भी होती है, उनके हिसाब से बढ़िया होती होगी। तो देखने में जो स्पेक्टेटर हैं उनको लगता है ये अगर इसमें घर नहीं दिख रहा है, इसमें पहाड़ नहीं दिख रहे, इसमें झरना नहीं दिख रहा, तो है क्या? तो मेरा जी मानना है कि नेचर, उस ईश्वर ने इतनी बढ़िया नेचर बनाई है, तो उसके साथ खिलवाड़ करना, टू मी, मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी होगी।
उसे वही उस ईश्वर ने इतनी बढ़िया नेचर बनाई है, तो हम अपने ब्रश के साथ, अपने टैलेंट के साथ उसको और बढ़िया तरीके से क्यों ना बनाएँ? इसमें मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल ना जैसे कहते हैं ना जब आप पेंटिंग कर रहे हो तो आपके अंदर जो आपकी फीलिंग्स और भावनाएँ होती हैं, वो आनी चाहिए। लेकिन देखते हैं कि आजकल टेक्नीक पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। आजकल की जो जनरेशन में पेंटिंग वो उन फीलिंग्स को उकेरने की बजाय वो कहते हैं नहीं टेक्नीक इम्पोर्टेंट है। वो क्या है सर, अभी ना शॉर्टकट हो गया। पेंटिंग जो पहले आप जितने भी नेशनल, इंटरनेशनल या हमारे हमारे भारत में जो म्यूज़ियम है, जी। वहाँ पे जाएँगे ना तो जो पुरानी जो पेंटिंग है, जो उनकी कलेक्शन में म्यूज़ियम में रखी गई हैं, रियलिज़्म पेंटिंग थी। उसको देख के आप हैरान हो जाएँगे कि आर्टिस्ट ने कितना टाइम लगाया हो। कई बारी 2-2 साल, 3-3 साल, 6 महीने आर्टिस्ट ने वहाँ पे काम किया। अभी जनरेशन जो है ना हमारी, वो उसमें पेशेंस पेशेंस नहीं है। पेशेंस नाम की चीज़ वो जो है ना, वो दैट दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वो क्या करते हैं कि वो जो ख़ासकर जो आजकल डिजिटल एकदम ज़माना हो गया। आजकल कुछ भी वो ये नहीं है कि मैं जम्मू में रहता हूँ, या मैं दिल्ली में रहता हूँ, या मुंबई में रहता हूँ। वो सब इंटरनेशनल हो गए। आप गूगल में जाओ, कुछ भी मिल जाएगा आपको। तो वो देखते हैं कौन बढ़िया आर्टिस्ट है, कौन सबसे एक्सपेंसिव आर्टिस्ट है, वो कैसी पेंटिंग बनाता है। उसी को लेके, उसी को इंस्पायर होके करना शुरू कर देते हैं। वो समझो कि वो आर्ट के साथ एक खिलवाड़ है। हर एक चीज़ का, जैसे अब हम आप स्टडी करते हैं, अब फिर प्रोफ़ेशनली जाते हैं, तो आपने पहले आपने नर्सरी से शुरू किया ना। राइट। सिमिलरली आपको आर्ट में भी आपको बेसिक जो फंडामेंटल है, अगर वो नहीं आएगा, तो आप सीधा ही एक्सपेरिमेंटल आप कलर फेंकेंगे डिब्बा लेके और उस पे साइन करके बताएँगे मैंने ये बनाया। आर्टिस्ट का क्या होता है, जो हमारे आर्ट जो टॉप आर्टिस्ट है दुनिया के, हमारे भारत के भी, वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं है कि वो पहले एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ही करते थे। वो पहले उन्होंने बहुत मशक्कत की है। 1-1 साल, 2-2 साल वो ड्राइंग ही करते रहे। रेलवे स्टेशन में बैठ के, बस स्टैंड में जा बैठ के, सड़कों पे, गलियों में, वो लाइफ स्टडी करते थे। लाइफ स्टडी करके कई उनके कितने सारे उनके बड़ी लंबी प्रोसेस हाँ, मैं ऐसे बुजुर्ग से तो उस पूरी प्रोसेस से निकलने के बाद बाद क्या है कि आहिस्ता-आहिस्ता जब उनका था प्रोसेस बीच में आता जाता है, उनका वो सारी चीज़ें आती हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो उनका कंटेम्परेरी स्टाइल बनता जाता है। राइट। फिर वो सिंबॉलिक चीज़ें दिखना शुरू कर देती हैं, फिर वो भी नहीं दिखती है। तो वो क्या होता है, वो उनका जर्नी है, वो आज एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है, तो वो उनको माना जाता है, क्योंकि उसने वो जर्नी वो कवर करके आया है। जी, तो फिर अभी-अभी वो जो बना रहा है, वो उसके अंदर उसको पूछोगे तो वो ये बनाएगा। उसकी उसकी प्राइस भी है, उसकी सिग्नेचर वैल्यू भी है। तो वो क्या है कि अभी शॉर्टकट में आप ये करोगे तो वो मज़ाक हो जाता है। तो मेरे ख्याल में मैं तो जो स्टूडेंट जो नए बच्चे कर रहे हैं, तो जो लेडीज़ भी आजकल वो पैंडेमिक के बाद बहुत लेडीज़ कर रही हैं। हाँ, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही इसकी तरह तो वो उनको हाँ, रेफ़रेंस लेके करते हैं, लेकिन उनको अपना घर में कितनी सारी चीज़ें हैं, लाइट स्टडी है, अपनी खिड़की है, अपने वो ग्लासेस है, टीवी है, दरवाजे हैं, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, तो उनको देख के अपना करना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ आपने की अब चूँकि अब आप फ़ॉरेन बहुत जाते हैं, वहाँ पर आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं, वहाँ पर लाइव वहाँ पर पेंटिंग भी करते हैं, उन लोगों के साथ, वहाँ के आर्टिस्ट के साथ भी मिलकर काम करते हैं। क्या डिफ़रेंस देखते हैं कि भारत के जो पेंटर्स हैं और जो फ़ॉरेन के ख़ास करके यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ आप वहाँ पर घूमे हैं, देखिए, किस तरह का डिफ़रेंस आप देखते खासकर इटली इटली जो है ना, वो जी। आर्ट का मक्का माना जाता है। तो लास्ट ईयर मैं इटली में था, रोम में था, उसके साथ एक एक और सिटी है, टर्नी टर्नी में था। वहाँ पे मेरे को बुलाया गया था, वो सारा स्पॉन्सर था मेरा। उन्होंने मेरे को बुलाया गया था लाइव पेंटिंग के लिए। तो फर्स्ट पेंटिंग मैंने करना था, मारबुरी फॉल है, वाटरफॉल, बड़ा खूबसूरत है, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसको मैंने पेंट करना था लाइव। तो वो वहाँ पे क्या था कि वो सारी जो आर्टिस्ट यूनियन है ना, जैसे जम्मू में है, लोग 4 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे, वहाँ पे बहुत एंथुसियाज़्म है आर्ट के अंदर। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। वहाँ पे 100-100 200-200 लोगों का ग्रुप है, जो काम करने वाले हैं। और ये नहीं खाली पेंटिंग करते हैं, जितने भी स्ट्रीम पे काम किया जाता है आर्ट में, सब करते हैं। उनका एक एसोसिएशन है वहाँ पे, एक यूनियन बना हुआ है। वो आर्ट को लेके वो कैसे प्रमोट करना है, कैसे इंटरनेशनल काम करना है, फिर मेरे को उन्होंने बुलाया। फिर वो जब मैं वहाँ पे सुबह-सुबह वो उस वाटरफॉल पे गया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे यूनियन के। जी, फिर मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया, वो मेरे सोशल मीडिया पे भी है पेंटिंग। तो जब मैंने पेंटिंग किया वो वाटरफॉल का, स्टार्ट किया, तो 35 मिनट्स में मैंने वो पेंटिंग कंप्लीट कर लिया। 35 35 मिनट्स।
तो वहाँ पे सिमोना एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट भी है और गैलरी ओनर भी है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये आप कब से ये काम कर रहे हैं? तो मैंने बोला मेरे को इतना इतना समय हो गया, अराउंड 20 ईयर। कह लगे लाइट पेंटिंग का जो स्पॉट पेंटिंग का जो कल्चर है ना, ये जो हमारे इटली के अंदर यहाँ पे इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे मास्टर पैदा हुए। आज भी वो नेक्स्ट लेवल काम करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। बट दे आर वेरी, वेरी कन्फाइन्ड टू देयर स्टूडियो, दे टूक अ रेफरेंस इन पेंट। बट आपने जो किया 35 मिनट्स में, मेरे ख्याल में फ्रेंच आर्टिस्ट ऐसे करते थे। उन्होंने जब बोला कि फ्रेंच आर्टिस्ट ऐसे करते थे, वो स्पॉट पे जाते थे प्लेन एयर पेंटिंग के लिए, वहाँ पे पेंटिंग बनाते थे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब एक तरह शर्मनाक की बात है। एप्रिसिएशन वाली हाँ, बात थी, ठीक है, हाँ। बिल्कुल सही है। जी। तो इस तरह जनरली जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय विज़िट रहती हैं, मतलब नेशनल विज़िट इंटरनेशनल विज़िट्स रहती हैं, तो वहाँ पर जब आप जाते हैं, एक तरह से रिप्रेज़ेंटेशन एक भारत की भी होती है, जम्मू-कश्मीर से भी होती है। तो कैसे, मतलब उनकी और हमारी पेंटिंग में डिफ़रेंस क्या है? नहीं, अभी क्या है कि अभी सब जगह जम्मू से लेके फॉरेन तक सब एक जैसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया भारत के अंदर क्या है कि अब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया भारत वर्ष, यहाँ पे इतना सारा आर्ट एंड कल्चर है, भरा-पड़ा है। इतनी बड़ी हिस्ट्री है हमारे देश की। तो वो क्या है कि अभी देख रहा हूँ वो बहुत सारा लोग जो है पूरा हाईली वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर रहे हैं। बेस्ट बेस्ट का उन लोगों का ये वो मीडियम है ये काम करना। तो मेरे ख्याल में हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको, भारतीय आर्टिस्ट है जो, उनको अगर मैं वो पेंटिंग यहाँ पे करता हूँ, तो उसी पेंटिंग को लेके मैं अमेरिका जाता हूँ, जब मैं लंदन जाता हूँ, तो वो तो बोलेंगे ये तो हमारा है, आप इंडिया से आए हो, आपका क्या है? आपके क्या है ना? तो हमें अपने अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, ये तो रामायण है, गीता है, वो कितनी सारी किताबें हैं, उसमें इतना सारा वो कल्चर जो सनातन धर्म है, तो उसका मतलब रेफ़रेंस लेकर जो है। प्लस नेचर से भरा भरा है। जी। यहाँ पे अलग-अलग स्टेट में चले जाओ, कितनी सारी लैंग्वेजेज़ हैं, कितने सारे लैंडस्केप चेंज हो जाता है ना? कहीं समुंदर है, कहीं माचुर है, कहीं पहाड़ है, तो सब सब है वहाँ पे, वो करना चाहिए क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर रहता हूँ, तो मेरी रूट्स यही हैं, बिल्कुल। मेरी मातृभूमि जम्मू कश्मीर है, तो मैं इसी पे काम करता हूँ ज़्यादा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि जैसे हम बड़े-बड़े पेंटर में ना जब नाम लेते हैं तो अपने शायद कम याद आएँ, फ़ॉरेन के बड़े याद आते हैं। जैसे पिकासो हो गया, लियोनार्डो, वो उनकी पेंटिंग्स जो जिसे मोनालिसा का नाम, तो मतलब शायद हमें कोई कुछ पता हो ना हो फ़ॉरेन किसी आर्ट का, लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग पता है। तो ऐसी क्या चीज़ें होती थी उस समय, या क्या आपने देखा? क्योंकि आप भी तो कहीं न कहीं स्टडी करते होंगे ना कि उस पेंटिंग में क्या है या उस पेंटिंग के तरीके में क्या है जो उसे एक बड़ा अलग बनाता है? देखिए वो बात ठीक है, वो क्योंकि वो हमारा जब भारत है, इसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस रही ही ना। वो कितने साल वो मुगलों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया, तो वो ये आर्ट एंड कल्चर दूर की बातें होगी, हुँ, हुँ। है ना? तो वो लोग तो एडवांस थे काफ़ी। उसके बाद राजा रवि वर्मा ने जो काम किया, हुँ, राजा रवि वर्मा का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। इंडियन हिस्ट्री में वो जो रियलिज़्म पे जो उन्होंने लाइट एंड शेड को लेके काम किया, तो वो मेरे ख़्याल में वो भी पूरी दुनिया में माना जाता है। और प्लस हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारी बिसोली पेंटिंग है, वो भी वर्ल्ड फेमस हो गई थी। बिल्कुल। अभी क्या है कि वो बिसोली पेंटिंग का क्या है कि वो हमारी सोसाइटी ने, हमारी गवर्नमेंट ने उस पे इतना ध्यान नहीं दिया। हालाँकि इसके कंपैरेटिवली ब बिसोली कांगड़ा ये मिनिएचर ये इकट्ठा होता था तब हिमाचल और जम्मू कश्मीर। तो ये अभी हिमाचल में काम कर रहे हैं, हिमाचल म्यूज़ियम बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन बिसोली पेंटिंग को लेके अभी मैं देख रहा हूँ, कोई एक आधा आर्टिस्ट है जो काम कर रहा है सीरियसली, बाकी सारे कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करना नॉट ए आर्ट, है ना? अभी जो क्या है कि बहुत सारे आर्टिस्ट वो फ़ोटो खींचते हैं, उसी को पेंटिंग नहीं बनाते हैं। नहीं, ऐसे हाँ। वो क्या कारण है कि हम बसोली पेंटिंग, जिससे कि हमारा जम्मू सबसे ज़्यादा जाना जाता है और बड़ी पॉपुलर है, बहुत फ़ेमस है। क्या कारण है कि वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रही है, उस तरह के आर्टिस्ट नहीं आ पा रहे? देखिए क्या है कि हमारा सबसे बड़ी बात है कि वो एक तो हमारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट को आर्ट आर्ट एंड कल्चर से ही सारी जगह को, आर्टिस्ट को पहचाना जाता है, देश को पहचाना जाता है। आज चाइना के अंदर 50% टूरिज़्म जाता है, वो आर्ट देखने जाता है, अच्छा, चाइना 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 का आर्ट। चाइना इतना एडवांस है, चाइना की हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है। उन्होंने इतना प्रिज़र्व करके रखा है अपना आर्ट,
उनके हमारे इंडिया में अभी एक बिहार में एक बिहार म्यूज़ियम आया, जो 500 करोड़ का बना, अभी 8-10 साल हो गए उसको बने हुए। तो चाइना में ऑन कार्ड एक एक म्यूज़ियम आता है हर साल। आप उनकी सीरीज़नेस देख रहे हैं ना? हमारे वो जो इंटरनेशनल जो मार्केट में जो आर्ट का शेयर है, जी। 29% अमेरिका का है, हमारा 0.5 है, 5% और चाइना का 26% है, 23%। 23%। हाँ, हम कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं? तो वो क्या है कि वो गवर्नमेंट को, वो हमारे जो मंत्री लोग हैं, हमारे जो बाबू लोग हैं, जो जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनको ध्यान देने वाली बात है कि और उसको सीरियसली लेना पड़ेगा कि आर्ट आर्ट एंड कल्चर से ही सारी दुनिया पहचान होती है। लेकिन और उसी पर अगर आएँ बुसोली पेंटिंग का, हाँ, बुसोली पेंटिंग की बात कर जी। रहे थे। तो वो उसमें बिल्कुल सही है कि बसोली इतना दूर का इलाका, वहाँ इतनी खूबसूरत पेंटिंग अगर है और हमें पता भी है कि उस पेंटिंग से हमारी बड़ी पहचान है, वो बड़ी यूनिक पेंटिंग है, फिर क्यों नहीं आगे वो बढ़ती? देखिए रहता में आप अमर पैलेस जाएँगे तो वहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ी एक कलेक्शन है वहाँ पे। करण सिंह डॉक्टर डॉक्टर साहब ने कभी खरीदा हुआ है वहाँ जी, पे। जी। उनका परमानेंट कलेक्शन है, वहाँ पे वो मिल जाएगी आपको क्योंकि उन्होंने खरीदा। बाकी क्या है कि गवर्नमेंट को चाहिए था क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर तो वैसे ही रहा, वो कश्मीर कश्मीर डोमिनेटेड रहा। जी। हमारे अब मॉन्यूमेंट्स देखो वो ख़त्म हो गए, मुबारकुंडी को ले जाइए और दूसरी कई सारे टेम्पल ख़त्म हो गए, उसको ध्यान नहीं दिया गया। किले हैं, फोर्ट हैं, तो वो क्या है कि वो ये मुश्किल रही एक बात, कश्मीर डोमिनेटेड रहा। फिर उन्होंने वो क्यों करेंगे? वो उनको उनका तो एक ही सब्जेक्ट होता था, वो अपने वो डल लेक, सोनामर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम, है ना? टूरिज़्म में भी पिछड़ा रहा। तो आर्ट आर्ट एंड कल्चर तो दूर की बात। तो वो गवर्नमेंट पीछे होती है आर्ट को प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट उनको आर्टिस्टों को बाहर लाती, उनसे पेंटिंग खरीदती, फिर वो पब्लिक में जाते, पब्लिक भी अवेयर होती। अभी पब्लिक भी पब्लिक को भी सोली पेंटिंग बनाने के लिए 10-15 दिन लगते हैं। तो कौन आर्टिस्ट उसको 15 दिन पेंटिंग करेगा, उसके नेचुरल कलर्स ही होते हैं सब, तो उसको अगर वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो छोड़ देगा उसको, मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। है ना? पर यहाँ पर भी प्राइज़ मिलनी चाहिए ना, तो यहाँ पर भी जो फाइन आर्ट्स को लेकर जिसे उम्मीद की जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा-सा कॉलेज हो, वो पुरानी बिल्डिंग है, अगर उसी से नहीं बदले तो आगे लगता है कि कोई इसको परस्यू करना चाहता है मैं भी करना है चलो ऐसे कैसे देख रहे हैं आप तो मिलते रहते हैं यहाँ से यहाँ जो आने बडिंग जो आर्टिस्ट हैं, तो इंटरेस्ट उनके मन में कैसा है? देखिए मैं सब भारत में पूरा घूमता रहता हूँ, कॉलेज के लोग मिलते हैं, हम इकट्ठा बैठते हैं। अच्छा मैं जम्मू कॉलेज बहुत पीछे है, हुँ। क्योंकि उनका अभी कुछ आर्टिस्ट निकले हैं यहाँ से, इस कॉलेज से भी, बाकी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब ये कारण आप गवर्नमेंट को ही देखते हैं कि क्योंकि अगर वो इसको थोड़ा लेकर टीचर की नाम है, टीचर का भी अगर बढ़िया टीचर हो गए तो बच्चे वो स्टूडेंट भी बढ़िया निकलेंगे। अच्छा, अच्छा, वो भी है। तो कहीं न कहीं फैकल्टी की भी आपको लगता है कि कमी है, वो जो फैकल्टी यहाँ पर जिस स्तर की यहाँ पर होनी चाहिए, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जब फ़ॉरेन आप जाते हैं तो वहाँ पर किन कंट्रीज़ को आप ज़्यादा एडमायर करते हैं? जैसे अभी एक्चुअली नहीं, इतना ज़्यादा प्लेयर ज़्यादा मैं फॉरेन फॉरेन नहीं जाता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी गया हूँ, मैं स्वीडन भी गया था, मैं म्यूनिख जर्मनी में गया था, ऑस्ट्रिया में गया था, इटली भी होके आया हूँ। तो वो क्या है कि वो जो हम कई बार बड़ी अमेज़िंग बातें नहीं सुनते कि दुनिया की सबसे महँगी-महँगी पेंटिंगें वो जो होती हैं तो वो उस इलाके में वहाँ पाई जाती हैं, वहाँ होती हैं, उनकी बड़ी वैल्यू अभी अभी इतनी बड़ी वैल्यू कैसे हो जाती अभी है? करोड़ों की वैल्यू एक कैसे होती 110 करोड़ की पेंटिंग एम एफ हुसैन की अभी लंदन में सेल हुई। है? एमएफ हुसैन है, हाँ, क्या? उससे पहले गायटों के रज़ा की बहुत महँगी एक्सपेंसिव पेंटिंग है ना? तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अभी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे अगर अमेरिका में जाएँगे, किसी आर्टिस्ट का नाम पूछेंगे, तो किसी को मालूम नहीं है इंडियन आर्टिस्ट कौन है, अच्छा, किसी को भी मालूम नहीं है। एक एक थे आर्टिस्ट, वो मुंबई के थे, वो लंदन में बस गए, अनीश कपूर, ओके। वो स्कल्प्टर है, वो पूरी दुनिया में उनका नाम है, लेकिन वो लंदन बेस्ड हो गए अभी। बाकी इंडिया का नाम वो अपने आप थोड़ा-थोड़ा यूरोप में ले जाओ और गल्फ़ में हुसैन साहब को जानते हैं। जी, बिल्कुल, है ना? बाकी अमेरिका चले जाएँगे और दूसरी कंट्री में जाएँगे, कोई नहीं जानता है, मुश्किल सी बात है। ले तो अगर लाइवलीहुड की बात करें तो आर यू सैटिस्फाइड कि ठीक है, मुझे इस पेंटिंग के तो ये मिल रहा है, जहाँ तक ये अच्छी चलती है और जो जो मुझे इसमें सोचा था मैंने कि मेरा फ्यूचर इसमें बेटर है तो देखिए मैं बिज़नेस करता था, अ, लीडिंग बिज़नेस किया, एसी-वेसी बनाते थे। जी, उसके बाद बीच में मैंने सीज़न में जो मेन सीज़न होता है, जो पीक सीज़न समर का,
तब मैं बिज़नेस बंद किया था। सब लड़कों को बाहर किया, तो बंद कर दिया काम, क्योंकि बहुत टेंशन हो रही थी उसमें। राइट। तो उसके बीच में मैं परस्यू कर रहा था, दोनों चीज़ों को कैरी कर रहा था। 5-6 साल के बाद मैंने देखा आर्ट का डोमिनेंस ही ज़्यादा होता गया। अभी क्या है कि अ, अभी तो मैं चाहूँगा कि मुझे 7 जन्म पेंटर ही बनाएँ। चाहेंगे। हाँ, जी। पेंटर ही ईश्वर। लेकिन बड़ा हमें अनफॉर्चुनेट रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू की अगर मैं बात करूँगा, कि आर्ट से जुड़े हुए ज़्यादातर जो लोग हैं, चाहे वो युवा हैं या जिनकी काफ़ी उम्र हो गई, जो काम भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं काफ़ी मुश्किल में हैं, दिक्कत में हैं। उनको हमेशा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहते हैं, इश्यूज़ रहते हैं। का यही कहना है कि काम नहीं मिलता या सरकार की तरफ से कोई ऐसी मुश्किल मुश्किल है, बहुत टफ है, वेरी वेरी टफ है आर्ट में। नेम फेम और नाम होना, पैसे बहुत मुश्किल है। तो ये तो आसान काम नहीं है। लेकिन क्या है कि वो आपको जब मैं आया वो वहाँ पे मैं तो सीखा भी नहीं कहीं से। जब मैंने अपना बिज़नेस छोड़ा, स्कूल टाइम करता था, आफ्टर द गैप ऑफ 22 ईयर टूक अ ब्रश एंड पेंट अगेन। तो जब मैंने शुरू किया, तो मैंने काम धंधा बंद कर दिया। तो मेरे घर वाले ऐसे देखते थे कि बच्चे ग्रो कर रहे हैं और ये होगा क्या हमारा? अब तो ये पेंटर बन जाएगा, नहाएगा ही नहीं, धोएगा नहीं और ये दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, वाह! बता देगा। तो उसके विपरीत हुआ, अच्छा, इसका कंट्रास्ट हुआ। और वो टाइम जब मेरा पहला जब मेरा एग्ज़िबिशन हुआ जम्मू में, जी। आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ओपन किया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक एक क्लिक था, वो क्योंकि एक सीएम का वहाँ पे आना। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अभी तो मैं वही बात बोली कि अभी 7 जन्म मुझे ईश्वर मेरे को पेंटर ही बनाए। इतना बढ़िया है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ-साथ एक ये भी ज़िम्मेदारी एक रहती है कि कहीं न कहीं हमारे जम्मू में जो इस फ़ील्ड में आगे आना चाहते हैं, उनके लिए एक ज़्यादा एवेन्यूज़ यहाँ पर हो, तो कौन-कौन से स्टेप लेने चाहिए? अभी क्या है सर, अरुण जी, इतना पोटेंशियल है आर्ट का, पहले नहीं था। पहले यही किसी का पोर्ट्रेट बना दिया, कोई लैंडस्केप बना दी, पहले नहीं था। अभी तो आप देख रहे हैं ना, हर एक चीज़, आप अपने अभी रफ़ाल का जहाज ही ले लो, उसका डिज़ाइन किसने बनाया? आर्टिस्ट बनाते हैं। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, वो आप किचन में ले लो, आपका बाथरूम है, सब स्टाइलिश चीज़ें होगी। उसको ड्राइंग करते हैं ना। गाड़ियाँ मतलब बाइक, सब आ गई, सब ये सब आर्ट का ही पार्ट। इतना पोटेंशियल है, इतना। अभी क्या होता था पहले, एक ही खिड़की लगा दी, ऊपर पंखा लगा दिया, वो खत्म। अभी इतनी सारी आप देखोगे, किसी के घर में चले जाओ तो कितना सारा आर्ट, है ना? तो वो भी मतलब एक आर्टिस्ट का सब नाम है जो उसकी सोच पोटेंशियल है। अभी 1 लाख 2 लाख का तो दरवाज़े ही बनाते हैं कि लोग। तो आर्ट क्यों नहीं खरीदेंगे? जी, आपको क्या है कि आर्ट करना है। लोग खरीदना पसंद करते हैं पेंटिंग। बिल्कुल, आप अगर यहाँ पर अगर पेंटिंग की मार्केट देखें, ठीक है, आप अच्छा तो आपका तो नाम है, आपके नाम से आपकी पेंटिंग तो लेंगे ही लेंगे कि ठीक है जी, मुझे अब पेंटिंग अगर चाहिए तो आपसे मैं खरीदूँगा, ये बनवाऊँगा। इनिशियली मैंने जम्मू से ही शुरू किया। जी, जम्मू में बहुत सारे लोगों ने मेरा पेंटिंग खरीदा हुआ है। अभी भी बीच पे खरीदते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मेरा पेंटिंग, जब आर्टिस्ट काम करता जाता है, उसके गैलरी वाला प्राइस बढ़ाता जाता है, तो उसकी प्रमोशन होती जाती है आर्टिस्ट की। तभी मैं किसी को बोलता हूँ तो वो बोलता है नहीं, वो चुप हो जाता है जी। कि वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती पेंटिंग करने। लेकिन फिर भी हम लोग जम्मू में अगर कोई पेंटिंग खरीदना चाहें, अगर कोई आर्ट लवर है, तो हम तो अनकंडीशनल दे देते हैं उसको। मतलब आप हाँ, हाँ, ये ऐसा नहीं है। ठीक। लेकिन बाहर हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एक एक मुशक्कत के बाद, एक मेहनत के बाद बिल्कुल। आप ऊपर जाते हैं, आपका जो प्राइस है, आपका जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो उसके ऊपर अगर आप नीचे आएँगे खुद ही, तो समझो कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। जब आप कलेक्शन इकट्ठी कर रहे थे, यानी पेंटिंग बना रहे हैं, लेकिन अभी वो थॉट नहीं है कि ये बिकेगी, मतलब वो वाला समय, ये तो एक समय अब आ गया ना जब आपसे हर कोई अप्रोच करता है कि मुझे एक पेंटिंग बनवानी है, अपने इस ये मेरा आइडिया है, आप प्लीज़ वैसे कुछ बना दीजिए। लेकिन वो समय, तब कौन-सी ऐसी पेंटिंग थी जो आपको सबसे बड़ी पसंद थी या जिसके साथ आपको लगा कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए? बहुत सारी पेंटिंग है, लेकिन इनिशियली क्या हुआ कि मैं एक बार कि कोई कॉम्पिटिशन था, आर्ट कॉम्पिटिशन, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब होता था। जी, अभी बंद हो गया वो। चंडीगढ़ में हेडक्वार्टर था। तो मैं 2 पेंटिंग लेके लेके वहाँ पे गया। तो वो जो पेंटिंग मैंने उनके बैंक में गया ऊपर, तो उनका एक डिपार्टमेंट था आर्ट का, उनको मैंने पेंटिंग दिया, उन्होंने पेंटिंग देखा तो मेरे को रसीद दे दिया। तो पेंटिंग बहुत बढ़िया पेंटिंग था मेरे लिए। तो जब मैं नीचे आया तो मैं सीढ़ियों के नीचे आ गया, वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मैं पीछे मुड़ के देख रहा था।
कि मैंने अपना कुछ छोड़ दिया। तो ऐसा होता है। तो अभी क्या है कि अभी वो मालूम है पेंटिंग बनाना है तो गली वालों को बेचना है, तो उन्होंने ऑब्वियसली बेचना है। वो उस शुरुआती दौर में कई बार ऐसा हो हाँ, अभी फिर भी मेरे पास कुछ अपनी कलेक्शन है। अच्छा, जो आप बेचते हैं? ये मैंने रखा हुआ था सँभाल के। एक पेंटिंग था बड़ा 5 बाई 10 फीट का। वो ड्रमर उसका एक टाइटल था। उस पेंटिंग को 2007 में मैं 8 में बनाया था। वो जम्मू में काफ़ी डिस्प्ले किया, दिल्ली में भी डिस्प्ले किया। फिर अल्टीमेटली मैंने उस पेंटिंग को अपने पास रखा कि को 2-3 पेंटिंग 4 पेंटिंग और भी हैं, जो मैंने अपनी अपनी कलेक्शन के लिए रखी हुई हैं। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर शक्ति गुप्ता जो डायरेक्टर हैं एम्स के, जी, वो आ गए मेरे पास 2-3 साल पहले। वो आए हमने वो भी तो बन रहा था वो उनका कैंप ऑफिस जम्मू सिटी में ही था एग्ज़ैक्ट। तो वो तब वो कहने लगे गांधी जी आप हमने कहीं पेंटिंग देखा है अभी तो आपके पास आए हैं। फिर वो आए कह रहे ठीक है हमारा जब बन जाएगा तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। अभी फिर क्या हुआ जब पेंटिंग अभी मोदी साहब ने उसका इनॉग्रेशन करना था एम्स का। जी, बिल्कुल। तो उन्होंने आना था वहाँ पे। मोदी साहब ने अब जी, फिज़िकली उसको इनॉग्रेशन करनी थी। बाद में उनका चेंज हो गया कि ब बहुत सारे प्रोग्राम थे वर्चुअल करें। एक्चुअली वहाँ पे इन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप पेंटिंग अपनी कुछ डिस्प्ले कर दीजिए। मैंने 10 पेंटिंग वहाँ पे डिस्प्ले कर दी। अच्छा। वो पेंटिंग डोल वाली भी थी ना, वो पेंटिंग वहाँ पे पूरे उस वो जो नम इनॉग्रेशन पे जितने भी लोग थे सबने फ़ोटोग्राफ कराया। फिर वो डॉक्टर शक्ति गुप्ता का फिर मैंने उनको बोला कि ये हम इसको ले जाएँ पेंटिंग को, कह रहे हैं अभी रुक जाइए आप। तो फिर वो उन्होंने वो पेंटिंग रख लिया। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये सारी की सब पेंटिंग उन्होंने ले ली। अभी एम्स के अंदर 10 पेंटिंग मेरा अभी रिसेंट वहाँ पर लगी हुई। हाँ, क्या बात है! मतलब उसमें आपकी वो पर्सनल जो बड़ी आपको पसंद हाँ, वो अभी हाँ, उसमें 2-3 मेरी पर्सनल कलेक्शन वो इसलिए मैंने दी क्योंकि अगर मैं वो उनको कोई बेचने के लिए कोई लेता, गैलरी वाला या दूसरा कलेक्टर, रेप्यूटेड प्लेस है। वहाँ पे परमानेंट कलेक्शन है कि इतनी बड़ी पेंटिंग को मैं सँभाल भी नहीं पाऊँगा। वहाँ लोगों का बहुत आना जाना। तो वो उन्होंने उनकी वो एसेट्स बन गए हैं। जी। तो ऑब्वियसली वो सँभाल के रखेंगे। हुँ। तो वो मेरे लिए बड़ी बात हो गई। एक चीज़ मैं अब थोड़ा-सा हम अपने अंतिम मोड़ में आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के कि हालाँकि बड़ी इसमें एफ़र्ट रहती है, मेहनत तो है क्योंकि एक उम्र लग जाती है आपको एक काम करने के बाद एक नाम कमाने में। तो जो आज के बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो भी कहीं न कहीं ऐसी सोच रखते हैं, जहाँ जुड़े हुए हैं, फाइन आर्ट से वहाँ पे सीख रहे हैं या खुद इमैच्योर तरीके से बनाते हैं, तो उनके लिए क्या आप उन्हें एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस माइंडसेट के साथ काम करें या कुछ उनके लिए कोई एक ऐसे आप एडवाइस? देखिए कुछ भी जब करना कोई एक एक डॉक्टर बनता है, एक वो यूपीएससी क्लियर करता है, उनको मालूम नहीं होता है कि सूरज कब निकला और कब सनसेट हो गया। जी, बिल्कुल। क्योंकि उनको उनको बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, कुछ पाने के लिए। इसी तरह आर्ट के अंदर भी आपको वो ऐसा नहीं कि मैंने वो थिएटर में भी जाना है, मैंने पार्क में भी घूमना है, मैंने वो दूसरी चीज़ें भी करनी है, मैंने डांस भी करना है, मैंने पिकनिक भी मनानी है, तो मैंने पेंटिंग भी करनी है। तो कुछ भी पाने के लिए ना आपको कुछ खोना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो फिक्स द गोल और ट्राई टू अचीव नथिंग इम्पॉसिबल और मेरे ख्याल में अपना सिग्नेचर पेंटिंग को लेके करें, तो उसमें अपने आप नाम भी हो जाएगा आपका तो मतलब एक आपका अपना स्टाइल होना चाहिए अपना और स्टाइल। कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं होना जी, चाहिए। बिल्कुल। सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बड़ी इंसाइटफुल आपके साथ ये आज की डिस्कशन थी और बहुत सारी चीज़ें मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ऑडियंस होगी उनको सुन के जो है बड़ा मज़ा आएगा और सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू सो अ, मच। देखिए आज की इस पॉडकास्ट में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जितनी बातें इन्होंने बताई हैं उसमें एक चीज़ जो निकल कर आई है कि आप कोई भी अ, फ़ील्ड ले लीजिए, लेकिन उसमें आपको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी और उसी स्ट्रगल जो हार्ड वर्क जिसे हम कहते हैं, वही अल्टीमेटली आपका फाइनली आपको गोल जो है वो आपका इसमें अचीव होता है। इसलिए आप मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, अपने गोल से बिल्कुल ना हटें और एक अपना सिग्नेचर स्टाइल होना चाहिए। अगर जो पेंटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो भी अभी कोशिश भी कर रहे हैं कि अपना एक स्टाइल होना चाहिए, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। तब जाकर कहीं न कहीं एक वक़्त में आकर आपको वो सक्सेस, वो सफलता ज़रूर मिलेगी, जो सफलता आज के गांधी जी को मिली है और उन्होंने हमेशा अपना एक स्टाइल रखा, नेचर के साथ जुड़े रहे और जो नेचर से उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उसी को उन्होंने अपनी पेंटिंग पर अपने ब्रश के ज़रिए जो है वहाँ पर उकेरा और आज वो इस ख्याति के हैं कि हमेशा भारत में जाने-माने पेंटर्स में इनका नाम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें अच्छी खासी ख्याति वहाँ पर प्राप्त है।